हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी के लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जिसके अंदर हम हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, इन सब के क्या लेके आए हैं, हम MCQ लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन के अंदर कि मैं 5000 क्वेश्चनों की एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आ रहा हूँ। कितने क्वेश्चन हमने बताए थे? 5000 क्वेश्चन हमने बताए थे, लेकिन अब मैं 5000 क्वेश्चन नहीं लेके आया। आपके लिए 10,000 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आपके अपने ऑनलाइन मंच SP लेसन्स पे मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो आज का हमारा सेशन को हम स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चनों से। और आज हमारे पास क्या है, एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो स्टार्टिंग होगी इनसे होगी, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चनों से आज हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो फटाफट से, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने 1 घंटे में लगभग 50+ क्वेश्चन हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस पे और कंटेंट पे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम से कम समय में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे गेन करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको बोला था हमारा जो सीरीज रहेगी वो आज किसकी रहेगी, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से आज क्या होने वाली है, आज के दिन की शुरुआत होने वाली है। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। प्रश्न क्या है, पहला ही प्रश्न की तरफ ध्यान दे लीजिए। वैदिक काल में, कौन सा, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। पूछ रहा है ये वैदिक काल के अंदर पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। क्या था मुख्य व्यवसाय जी? मुख्य व्यवसाय व्यापार था। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऋग्वेद में पुत्री, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता क्या है, कौन सा शब्द है? शब्द की तरफ ध्यान दे लीजिए। दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ होगा, गाय का दोहन करने वाली। इसका अर्थ क्या है, गाय का दोहन करने वाली क्या होगा इसका अर्थ होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में, क्वेश्चन कौन सा है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है। संगम युग की बात कर रही हैं, तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कौन सा है, ये है मुरुगन। कौन सा है, मुरुगन। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि ये मुरुगन कौन होता है, कौन सा देवता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मध्यकालीन भारत यानी कि मुसलमानों के अटैक से क्वेश्चन आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलाए थे। तो कौन सी धातु के सिक्के चलाए थे जी, इसने चलाए थे कांस्य के। कौन से, कांस्य धातु के क्या चलाए थे इसने, सिक्के चलाए थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। तो बात की जाए किसने किया था जी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर क्या किया था, गुजरात पे अटैक किया था। और गुजरात का शासक कौन था, कर्णदेव था। गुजरात का शासक कौन था, कर्णदेव था। जो कर्णदेव अपनी पुत्री देवल देवी को साथ लेकर कहां पे चला जाता है, देवगिरी में जाकर रामचंद्र के यहाँ पे क्या कर लेता है, ये शरण ले लेता है। कौन, कर्णदेव। कहां का शासक, गुजरात का शासक। उसके बाद बात की जाए जो अलाउद्दीन खिलजी है, अगर इसकी बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे अभियान कब चलाया, 1296 के अंदर अभियान चलाया था। यहाँ का शासक कौन, कर्णदेव। कर्णदेव की धर्मपत्नी कौन, कमला देवी। कमला देवी से शादी कर लेता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो को किस गायन शैली के लिए, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ये कौन सा है? ये है कव्वाली शैली का। कौन सी का जी? कव्वाली शैली का। कव्वालियां होती हैं जो, उस शैली का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है, कबीर की मृत्यु के पश्चात। कौन सा क्वेश्चन है? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है? तो वो बनाई गई थी जी मगहर में। कहाँ पे बनाई गई है? मगहर में बनाई गई है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, मगहर कहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अकबरनामा के पर्याप्त लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? जो अकबरनामा लिखी गई थी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। उसकी हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने की थी जी? वीर सिंह देव बुंदेला ने क्या की थी? इसकी हत्या की थी। अब बात कर लीजिए अकबर कौन था? तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। और अकबर शासक कब बनता है? अकबर शासक बनता है जी 1556 के अंदर। और 1556 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस किस के बीच होता है? अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध के अंदर कौन पराजित हुआ? इस युद्ध के अंदर पराजित हुआ था जी हेमू विक्रमादित्य, जो 14वां विक्रमादित्य कहलाया था। हमारे इतिहास का आखिरी हिंदू प्रतापी शासक हुआ है कौन? हेमू। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने क्या किया था? फांसी दंड दिया था। क्यों? क्योंकि खुसरो शाह की क्या की थी? सहायता की थी। क्वेश्चन यहां से ये बनता है, खुसरो की सहायता किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और बात की जाए सिखों को किस गुरु को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को क्या दिया गया था? मृत्यु दंड दिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो कौन सा था ये था मार्को पोलो। कौन था जी? मार्को पोलो था जी। मार्को पोलो ने क्या किया था? सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया था जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बात की जाए व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। क्या था जी? विपाशा क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 6ठी शताब्दी के अंदर वत्स महाजनपद, इस टाइम पे 16 महाजनपद थे। सबसे पावरफुल कौन सा था? मगध था। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। गरीब राज थी, राजगृह थी। पूछा जा रहा है वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो वत्स की राजधानी थी जी कौशाम्बी। कौन सी राजधानी थी? कौशाम्बी क्या थी? इसकी राजधानी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र नामक नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने क्या की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। यहाँ पे टाइप करते हुए थोड़ा सा इसके अंदर एरर है, तो इसका क्या आएगा? उदयन आएगा जी। क्या आएगा? उदयन आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या आएगा? इसका उदयन आएगा जी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश क्या था? मगध का प्रथम राजवंश था। उसके बाद हम आगे बढ़े, बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मातोलंबी क्या कहते थे? बौद्ध मातोलंबी क्या कहते थे? बौद्ध द्वारा गो हत्या को मातोलंबी क्या कहते थे?
महाविनिष्क्रमण। क्या कहते थे? महाविनिष्क्रमण। कई कई क्वेश्चनों में क्या हो रखा है कि जो टाइप करते हुए जो टाइपिस्ट था उससे गलती हो रखी है, उसमें एरर है। तो ठीक है, इन चीज़ों की तरफ थोड़ी सी जो एरर है, जो नाम स्पेलिंग्स मिस्टेक है, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना। हो सकता है कोई वर्ड यहाँ से स्किप हो जाए, हमारे माइंड से ठीक करवाना ध्यान ना रहे, तो उसको अपने आप भी क्या कर लेना, ठीक कर लेना। और इस सेशन को कम से कम 2 बार देखना और कोशिश करना जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उन क्वेश्चनों को साथ के साथ क्या करना है, राइट डाउन करता है। सारे के सारे क्वेश्चनों को तो हमें राइट डाउन नहीं करना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, तो उन क्वेश्चनों को क्या करना है, राइट डाउन करना है। उसके बाद बात की जाए, सल्तनत काल में अशोक के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अशोक के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अमीर आखू। और बात की जाए सल्तनत काल की, सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? 1206 के अंदर की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक क्या किया था, शासन किया था। उसके बाद बात की जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो फटाफट से क्वेश्चनों पे ध्यान दे लीजिए, जो एक्स्ट्रा हम फैक्ट बता रहे हैं उनको कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करते चलिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? धर्माचार पहल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, खालसा पंथ की स्थापना की किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। उसके बाद विशिष्ट दैता के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजनाचार्य। कौन थे? रामानुजनाचार्य थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खानवा का युद्ध, बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ जी 1587 के अंदर। किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध से पहले फरवरी 1927 के अंदर बयाना का युद्ध हुआ और मार्च 1527 के अंदर क्या हुआ था? खानवा का युद्ध यहाँ पे हुआ था। तो एक बार फटाफट से जो वीडियो को देख रहा है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ जी प्यारे बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट वो हो गया, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से 1 मिनट डिले हो गई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा है? चोल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो हिस्ट्री की अगर बात करें हम, युद्ध किस किस के बीच हुए और संस्थापक बहुत बार ये पूछे जाते हैं। तो जो चोल वंश का संस्थापक था वो कौन था? क्या था उसका संस्थापक? विजयालय था। कौन, नाम क्या था? विजयालय था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा शाहजहां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ के लिए यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है?
पुष्यमित्र मित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था जी। यह जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यह जानकारी हमें महाभाष्य से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है जी? महाभाष्य से प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये है ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ये है जी ऋग्वेद का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की अगर बात की जाए, कौन सा है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हिस्टोरिया नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने क्या क्या हेरोडोटस थे जो उसने किसने वो कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका बुक लिखी थी। और इसको पहली बार इस बुक में इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से करने की कोशिश की थी, इसलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? ये हैं बहुभूति जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद हिंद कौन सी है? ये बुक कौन सी है? किताब उल हिंद बुक है। इसमें किताबुल हिंद लिखा हुआ है, लेकिन बुक कौन सी है? किताब उल हिंद बुक है। जो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अलबरूनी के द्वारा। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। और यही अलबरूनी जाटों के बारे में लिखता है। जाटों के बारे में इसने क्या लिखा था कि जाट क्या हैं? चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। ये लिखा कब? जब महमूद गजनवी 1025 में सोमनाथ के मंदिर के लूटे हुए धन को ये ले जा रहा था, तो उस टाइम पे जाटों ने इस पे क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और इस अलबरूनी ने लिखा जाटों के बारे में कि जाट क्या है? डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो किसकी बात करें हम यहाँ पे? कौन आएगा? राजेंद्र प्रथम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हक ए सर्ब क्या है? हक ए सर्ब, हर्ब ए सर्ब भी होता है ये। हक ए सर्ब की अगर बात की जाए, ये कौन सा कर है? तो हक ए सर्ब कर कौन सा है? ये कर है जी सिंचाई का। कौन सा कर है? सिंचाई का ये कर है। कौन सा? हक ए सर्ब। और हक ए सर्ब लगाने वाला, लागू करने वाला शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। शासक कब बना था जी? शासक बना था जी 1325 के अंदर। और कब तक रहा था? 1351 तक कहा था। अब बात की जाए दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। पढ़ा लिखा था इसलिए इसके कुछ नाम पढ़ते हैं, पागल राजा, मूर्ख राजा, रक्त पिपासु, पढ़ा लिखा, अनपढ़। इस प्रकार से इसको नाम दिए गए हैं जी। ये नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में 5 गलतियां की थी। सोचा कुछ अच्छा करने के लिए था, लेकिन हुआ क्या? सारा उल्टा हुआ था, सारा गलत हुआ था। इसलिए इसको पागल राजा, संकी राजा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, रक्त पिपासु जैसे क्या दी गई थी? उपाधियां दी गई थी। तो हक के सर्ब की अगर बात करें, सिंचाई कर, सॉरी हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ बता दिया। हक के सर्ब शुरू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर क्या किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था, इसलिए टैक्स लगाया था हक के सर्ब। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टदायक टैक्सों को हटाकर मात्र 5 प्रकार के टैक्स लगाए थे। वो कौन कौन से हैं? हक के सर्ब सिंचाई पर है, जकात मुसलमान देते हैं, जजिया गैर मुसलमान देते हैं। उसके बाद खुम्स और खैराज। खैराज क्या था? लूटा हुआ सामान था। और खुम्स क्या था? भूमि पर ये टैक्स था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, नायब ए मामलिकत
नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? नाइबे मामलिकत का जो पद बनाया गया था, ये इस पे किसको बिठाया गया था? बलबन को बिठाया गया था। इसका सर्जन किसने किया था? मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने। किसने किया था? बहराम शाह ने किया था जी। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह ने किया था। बहराम शाह की अगर बात की जाए 1240 के अंदर ये शासक बनता है, और कब तक रहता है? ये रहता है जी 1242 के अंदर। उसके बाद मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? लोक निर्माण विभाग में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? शोहरत ए आम कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? किसकी बात कर रहे हैं हम? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? वो कौन था? वो था मीर कासिम। मीर कासिम शासक कब बना? सॉरी, बंगाल का नवाब कब बना? 1760 के अंदर बना। और कब तक रहता है? 1763 तक ये रहता है। उसके बाद बात की जाए मुर्शिदाबाद, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, मुर्शिदाबाद क्या थी? बंगाल की राजधानी थी। लेकिन मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? ढाका थी। जो ढाका आज वर्तमान में किसकी राजधानी है? ढाका वर्तमान में राजधानी है जी किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश हमसे अलग कब हुआ? बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था जी 1971 के अंदर अलग हुआ था। उसके बाद बात की जाए, जो मुर्शिदाबाद की स्थापना करने वाला शासक था वो था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां की अगर बात की जाए तो औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी के अंदर मुर्शिद कुली खां को सूबेदार बनाया गया था जी। कहाँ का? बंगाल का। और 1707 के अंदर औरंगजेब की क्या हो जाती है जी? औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, अब आगे आने वाले शासक क्या होंगे जी? अयोग्य होंगे। और इसी बात का फायदा किसने उठाया? मुर्शिद कुली खां ने। और उसने एक नगर बसाया मुर्शिदाबाद, और उसको अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद ये अपने आप को क्या किया? बंगाल का स्वतंत्रता नवाब घोषित कर दिया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? किस अभिलेख से पुष्टि होती है? वहां पे महाव्यास था, तो यहाँ पे अयोध्या अभिलेख। ठीक है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजाई होने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, ये अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल जाएगा। कहाँ पे महाव्यास से मिल जाएगा, कहाँ पे अयोध्या मिल जाएगा। उसके बाद गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? वो करवाया गया था जी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था जी? मौर्य वंश का ये संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का क्या था? ये संस्थापक था जी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो ये बटा था जी 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, किस किस की बात करें हम? दार्शनिक, कृषक और सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कितने थे? 7 थे। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? इसकी बात अगर की जाए, हम इसके बारे में चर्चा अगर की जाए, कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी फिरोजपुर। कहाँ पे? फिरोजपुर यानी कि पेशावर में। कहाँ पे थी जी? पेशावर के अंदर थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह की, काशी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उत्तर था कैलाश मंदिर का। किसका निर्माण करवाया था जी? कैलाश मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण इसने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये चाहूंगा कि क्या जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ पर है और किस देवता के लिए ये प्रसिद्ध है? किस देवता के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है? तो फटाफट से इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर देना। और अभी तक मैंने लगभग 7 से 8 क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पे चर्चा की थी। 7 से 8 क्वेश्चन मैंने आपको लगभग बता दिए होंगे होमवर्क के लिए। तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों का जो आंसर होगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे दोगे, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जीके विद जितेंद्र सर, उस पे दोगे, या फिर इसी के कमेंट बॉक्स में क्या करोगे? आप मुझे इसका आंसर दोगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एलोरा की प्रसिद्ध, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? एलोरा की गुफाएं है जी महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो यहाँ से जो ऊपर का नीचे क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैलाश मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया जी? कृष्ण प्रथम ने करवाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये जी सासाराम के अंदर। कहाँ पे है जी? सासाराम के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? अगर इसकी बात की जाए तो ये था गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किस भारतीय को मनोनीत किया गया था? तो वो कौन सी थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। प्रश्न क्या है? लोथल कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, ये कहाँ पर स्थित है जी? ये है गुजरात के अंदर। कहाँ पे स्थित है जी? ये गुजरात के अंदर क्या है? स्थित है। कौन सा नगर है गुजरात के अंदर? लोथल यहाँ पे गुजरात के अंदर क्या है? स्थित है। उसके बाद फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फारसी त्योहार नौरोज उत्सव किस शासक ने प्रारंभ किया था? किस शासक ने प्रारंभ किया था? अगर इसकी बात की जाए तो ये प्रारंभ करने वाला कौन है? बलबन है। बलबन दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है 66 में, 1266 में, और कब तक रहता है? 1287 तक। नौरोज उत्सव शुरू करने वाला ये शासक है। बात की जाए नौरोज उत्सव की, नौरोज उत्सव को बंद करने वाला शासक कौन था? नौरोज उत्सव को बंद करने वाला शासक था मुगल बादशाह औरंगजेब। कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब था, जो 1658 में शासक बना था और कब तक रहा? 1707 तक ये शासक रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेंटिक के काल में। विलियम बेंटिक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में एक कार्य और हुआ था 1829 के अंदर। राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया जी? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
तो फटाफट से बता दीजिए जी किसने करवाया था। ये करवाया था जी औरंगजेब ने। किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? मौर्य वंश के काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई जिसकी अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? वो था शुंग वंश। कौन सा था वंश था जी? शुंग वंश ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल की। राजा खारवेल जिसके साथ अशोक ने क्या किया था? कलिंग युद्ध किया था 261 बीसी में। कब किया था जी? 261 बीसी के अंदर, 261 ईसा पूर्व के अंदर एक युद्ध होता है जिसे हम कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं। अशोक और राजा खारवेल के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी जी, जिसे इलाहाबाद की संधि भी कहा जाता है। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में था जी। किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये था दादा भाई नौरोजी। कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी क्या थे? धन प्रतिपादक के सिद्धांत देने वाले थे। सल्तनत काल में किले की सेना के लिए खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। और बात की जाए एक इक्ता प्रथा भी इस काल में, सल्तनत में काल में क्या दी जाती थी? सैनिकों को दी जाती थी, एक भूमि दी जाती थी वेतन के बदले। फिर अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो उसने क्या किया? भूमि के बदले नगद वेतन इनको देना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत काल प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी हस्मे अतराफ। क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ कहलाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो ये रोका था जी नागभट्ट ने। किसने रोका था? नागभट्ट ने ये इसको रोका था। किसको? अरबों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के हाथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेटकोफ। सर चार्ल्स मेटकोफ। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे कि ये संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? सर चार्ल्स मेटकोफ यानी कि अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? बिदर बनाई थी। तो किसने बनाई थी जी? अहमद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अहमद शासन के शासनकाल में। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था जी? भीमदेव प्रथम या भीम प्रताप प्रथम था। और ये हमला कब किया था जी? ये हमला किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था जी ये हमला? ये हमला किया था जी 1025 के अंदर क्या किया था? ये हमला किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फतूत उस सुल्तानी की रचना किसने तथा कब की थी? इसामी ने की थी जी 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात
किसके दो अल्पवयस्क पुत्रों की वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? उत्तर क्या है? नागनिका ने किया था। हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया जाता था? वो कौन था? तो वो था हर्षवर्धन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? उत्तर क्या रहेगा? नागर शैली में। क्या रहेगा? नागर शैली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? उत्तर क्या रहेगा? व्याकरण और काव्य से। क्या रहेगा? व्याकरण और काव्य से। उसके बाद सोनगिरी के ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपतिपुरों की श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सरोकर किस पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है सिंचाई पर। कौन सा कर है ये? हक ए सर्ब है जी, जिसको क्या लिखा गया है? सरोकर लिखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीविका के संस्थापक कौन है? ये है मखबली गौशाला। कौन है? मखबली गौशाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था जी? ये किया था दादाबाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादाबाई नौरोजी ने। और पॉवर्टी एंड एनब्रेस्ड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी जी। कौन सी बुक लिखी थी? दादाबाई नौरोजी ने इकोनॉमिक्स का सिद्धांत दिया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक लिखी थी जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? रोल्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? और रोल्ट एक्ट की अगर बात की जाए तो ये भारत में लागू हुआ जी 1919 के अंदर। और इसी एक्ट की अगर बात की जाए तो इस एक्ट में क्या किया गया था? सिखों को स्पेशल अधिकार दिए गए थे। उसके बाद विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से क्या हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, बनावली का प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो बनावली है, बनावली की बात की जाए तो बनावली कहाँ पे पड़ता है जी? ये पड़ता है जी हिसार के अंदर, सॉरी हरियाणा के हिसार के अंदर पड़ता है बनावली। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सालय की सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए जी कालीबंगा से। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे है जी? कालीबंगा है जी राजस्थान के अंदर। कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा अजीवन अविवाहित रहती थी, ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? ऐसी कन्याओं को कहते हैं एमाजू। क्या कहते हैं? एमाजू कहते हैं। किन कन्याओं को? जो सारी की सारी उम्र क्या करती थी? अविवाहित रहती थी, शादी वो कभी करती ही नहीं थी, उनको क्या कहते थे? एमाजू कहते थे। उसके बाद बात की जाए, महात्मा बुद्ध के समय कोसल देश का कौन सा राज करता था? कौशल देश में कौन राज करता था? उत्तर है प्रेषणजीत। प्रेषणजीत क्या नाम उसका? प्रेषणजीत नाम है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा, एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो किसने किया था जी? काला शोक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस युद्ध में कलिंग युद्ध का वर्णन है?
तो वो शिलालेख कौन सा है जी? वो शिलालेख है 13वां। कौन से अभिलेख में? 13वें शिलालेख में क्या है? अशोक का जिक्र मिलता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो वो कौन था? बृहदरथ की। कौन था? बृहदरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? तो शासक की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। बात की जाए पटना की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाए पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों का दल यानी कि 40 दल का जो विनाश किया था वो किसने किया था? वो किया था जी बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था जी, जो बाबर के साथ 1526 में युद्ध करता है और उस युद्ध में मारा जाता है। युद्ध करता है और क्या होता है? उस युद्ध में ये मारा जाता है। अब आगे की बात की जाए, आगे जब हम पढ़ें तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे किसके बारे में? इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी का पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला ये शासक था। बाबर जैसे इब्राहिम लोदी की हत्या करता है, दिल्ली पे अधिकार कर देता है और मुगल वंश की क्या करता है? नींव डाल देता है, मुगल वंश की स्थापना कर देता है और बाबर 1530 तक क्या करेगा? भारत पे शासन करेगा। उसके बाद मुगल वंश कब तक चलता है? 1857 तक। तो मुगल वंश का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 1526 से 1857 क्या चलता है? मुगल वंश का टाइम पीरियड है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर से, दूसरा भाग बांकीपुर से नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहां से नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद से नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया गया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में औरंगाबाद में बनवाया था, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद, दक्षिण भारत के अंदर। बात की जाए औरंगजेब का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब का कब्रिस्तान कहा जाता है जी दक्षिण भारत को। किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत को कहा जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध चित्रबाज का चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर अली। कौन था? उस्ताद मंसूर अली था। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन थे? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लीलावती शिरोमणि सिद्धांत के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे जी, भास्कराचार्य थे। थोड़ा सा नेट की वजह से बीच बीच में आवाज चली जाती है, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए। शिशुपाल वध किसकी कृति थी? शिशुपाल वध किसकी कृति थी? ये कृति थी जी माघ की। किसकी कृति थी? माघ की ये कृति थी। उसके बाद सियादवाद का अर्थ है शायद है अभी और नहीं भी। शायद है भी और नहीं भी। शायदवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? महीर अब्दुल लतीफ था जी। महीर अब्दुल लतीफ, अब्दुल रहीम। एक आता है अबुल फजल, एक आता है अब्दुल रहीम। तो कौन थे अकबर के शिक्षक? अब्दुल रहीम थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमाला ने किया था। किसने? मीर जुमाला ने किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पद्धति किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय में बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी?
हुमायूं का मकबरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा मुगल शासक शहीद रेखेव जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है जी जिंदा पीर के नाम से। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ क्या था? अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राटों की अगर बात की जाए तो बात करें हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक था। 323 बीसी में स्थापना की और मौर्य वंश कब तक चलता है? 185 बीसी तक। मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा था अशोक। आखिरी और प्रतापी शासक कौन होता है? अशोक होता है, जिसकी मृत्यु 1531 में हो जाती है। और मुगल मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहदर्थ था, जिसकी मृत्यु 185 में हो जाती है। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। किसका था जी? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? गुलबदन बेगम की। हुमायूं नामा किसकी कीर्ति है? पूछा जाता है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखी गई थी जी। उसके बाद एक मालिक हुए भी खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया। कौन था? बलबन। क्या था? ये एक गुलाम था। किसका गुलाम था जी? इल्तुतमिश का। लेकिन आज ये क्या बन चुका है? ये सुल्तान बन चुका है जी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आज लगभग हमने 70-80 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं। फटाफट से एक बार इनमें फटाफट से 2 मिनट के अंदर इनको देख लीजिए। तो लगभग हमने आज 70 से 80 क्वेश्चन आज ये किए हैं। और वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। इससे पहले ड्रॉप कर एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज आज इस सेशन को हम क्या करते हैं? यहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे ड्रॉप करेंगे। वो फटाफट से लाइक और कमेंट यहाँ पे कर दीजिए। तो चलिए, सबका कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया। चलो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।